आज की जो पहली टॉपिक है उसका नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वार, है ना। चलो, वर्ल्ड वार कर रहे हैं जो ज्वाइन। अच्छे, ठीक है। आ ही रही है यार, सी भी आ रही है यार, इसमें भी है। ठीक है, इधर देखो। वर्ल्ड वार वन कब से कब तक चली, ठीक है ना। वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी 28 जुलाई 1914, 11 नवंबर 1918 तक चला। ठीक है, याद रखना फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब हम लोगों को डेट भी याद करना है, ठीक है। आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक का नाम है वर्ल्ड वार वन। ठीक है, वर्ल्ड वार वन में क्या क्या हुआ, क्योंकि इस बार वर्ल्ड वार वन से क्वेश्चन आया हुआ था, एक क्वेश्चन आया, तो इस वजह से मैं इस टॉपिक को लाई। तो आज वही पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वार वन 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुई थी। 11 नवंबर 1918 को ये खत्म हुई। इस जंग को, इस वर्ल्ड वार को ग्रेट पावर कहते हैं, सॉरी ग्रेट वार कहते हैं, द ग्रेट वार। क्यों? was a global conflict between two major alliance। ये जो वार थी ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये दो मेजर ब्लॉक, मतलब पूरा वर्ल्ड को चपेटे में अपना ले लिया था, ठीक है ना। दो मेजर ब्लॉक के बीच में हुआ था ये कॉन्फ्लिक्ट, इसका जो इफेक्ट है ना पूरे वर्ल्ड को पड़ा था। तो वर्ल्ड वार, अगर तुझे कोई पूछे वर्ल्ड वार वन किसके और किसके बीच में हुआ था, आज का टॉपिक है वर्ल्ड वार वन से, ठीक है। तो अगर तुझे कोई पूछे कि वर्ल्ड वार वन किसके और किसके बीच में हुआ था, तो वो है एलाइड पावर्स। एलाइड पावर को इंटेंट बोलते हैं, और एक था सेंट्रल पावर्स। जैसे हम लोग सेकंड वर्ल्ड वार पढ़ते हैं तो पूछेगा कि सेकंड वर्ल्ड वार किसी किसके बीच में हुआ था, तो एलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच में। लेकिन यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार है तुम्हारा एलाइड पावर्स, जिसको इंटेंट बोलते हैं, और सेंट्रल पावर, ठीक है, सेंट्रल पावर्स के बीच में तुम्हारा वर्ल्ड वार हुआ था। ठीक है, हो गया। एलाइड पावर या इंटेंट जो है, इसके अंदर कौन कौन था, कौन कौन था, ये हम लोग को पता करना है कि इसके अंदर कौन कौन था। इसके अंदर था तुम्हारा ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, बाद में यूएस आकर ज्वाइन होता है। तो एलाइड पावर में इतने लोग थे, देख लो सेकंड वर्ल्ड वार में जो थे वही ही है, ठीक है। सेंट्रल पावर्स के अंदर कौन कौन आएंगे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, बुल्गारिया बुल्गारिया ठीक है। अब मेरी एक बात सुनो, ये जो वार का बारे में पूछ रहा है, ठीक है, कि वार किसके किसके बीच में हुआ था, ठीक है। तो एलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में हुआ था। एलाइड पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और यूएसए जो आके बाद में ऐड होता है। सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया, ठीक है। ये बात सुनना, वार का वजह क्या था, ठीक है, वजह क्या था। The war did not begin for a single cause but from rising tension in Europe। वार कोई एक वजह से नहीं हुई थी, बहुत सारी वजह थी। Militarism and arm race, Germany and Britain competed in a naval arm race। Military spending across Europe increased dramatically before 1914। 1914 से पहले जर्मनी और ब्रिटेन दोनों में कंपीट चल रहा था कि नेवल आर्म रेस को मैं बढ़ाऊंगा, इस तरह से तुम्हारा उन लोगों के बीच में एक रेस चल रहा था वर्ल्ड वार वन में। दूसरा था कि पूरी दुनिया में दुनिया जो है ना दो ब्लॉक में बढ़ गई थी। एक ब्लॉक का नाम था ट्रिपल, अभी देखो ये वजह है, वार हुआ था तुम्हारा, वार जो हुआ था वो एलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में हुआ था, लेकिन वजह पहला था मिलिट्रिज्म और आर्म रेस बढ़ रहा था। दूसरा अलायंस, वर्ल्ड दो ग्रुप में बढ़ गया था, वर्ल्ड जो है दो ग्रुप में बढ़ गया था। एक को बोला गया था ट्रिपल इंटेंट, दुनिया जो है ना दो ग्रुप में बढ़ गई थी। ट्रिपल इंटेंट के अंदर कौन कौन था, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रिपल इंटेंट के अंदर फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन थी, ठीक है। और ट्रिपल अलायंस की में कौन था, ट्रिपल अलायंस में वर्ल्ड दो ग्रुप में बढ़ गई थी ना। एक ग्रुप में था, जब जब अलायंस बना, मैं क्या बोलूँ, थर्ड वर्ल्ड वार होगा, मैं जब तुम्हारा वार चल रहा था तुम्हारा यूक्रेन, इसका फलस्तीन, इजराइल, इस तरह का, फिर ईरान भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा था,
इस तरह से तो हम क्या बोले कि अलायंस बनेगा तो थर्ड वर्ल्ड वार होगा। ये तुम लोग अगर हिस्टोरिकल स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि वर्ल्ड वॉर वन भी अलायंस की वजह कर एक रीजन था होने का, और वर्ल्ड वॉर टू भी अलायंस बनने की वजह कर ही हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर वन में भी अलायंस सिस्टम हुआ था, दुनिया दो ब्लॉक में बढ़ गई थी, एक था ट्रिपल इंटेंट और दूसरा था ट्रिपल अलायंस, ठीक ना, जिसमें था जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली, ये लोग इन लोगों का एक अलायंस था, ठीक ना। दिस मीन ए लोकल वार कुड क्विकली बिकम ए कॉन्टिनेंटल वन। पहले तो आस्ते आस्ते स्टार्ट होता है वार, ठीक है ना, पहले वार तो आस्ते आस्ते स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद इम्पीरियल राइवरी, मतलब तुम्हारा कंपटीशन फॉर कॉलोनीज इन अफ्रीका एंड एशिया हाइटेंडेड टेंशन। तुमको उस टाइम पता था कि इंडिया कॉलोनी थी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, इंडिया मतलब एशिया एशिया अफ्रीका लातीन अमेरिका ये लोग क्या थे, कॉलोनी थी, है ना। तो कंपटीशन चल रहा था राइवरी में कि मेरा ज्यादा कॉलोनी रहेगा, मेरा ज्यादा कॉलोनी रहेगा, इस तरह से कंपटीशन चल रहा था। बल्कान में इनस्टेबिलिटी थी। बल्कान में इनस्टेबिलिटी का मतलब कि जो ऑटोमन एम्पायर थी ना वो वीक थी, ठीक है। डिस्टेबलाइज द बल्कान, इसने बल्कान को डिस्टेबलाइज कर दिया था, जिसको पावर केग ऑफ यूरोप बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, ऑटोमन एम्पायर के बारे में तुम हिस्ट्री पढ़ोगी, पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार आते आते तक वो बहुत ही वीक हो गई थी। हिस्ट्री में तुम पढ़ोगी ना, पता नहीं वो सीरियल तुम लोग देखी होगी, नहीं तो हम भी नहीं देखे, हम कहीं नाम सुने, उसी पे बना था तुम्हारा कोविड के टाइम में, तुर्की में, आया तुर्की में ही था। तो वो लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब जंग क्या बोलते, वॉरियर जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग वॉरियर की बिना ये का भी मतलब हरा देंगे, उस तरह का था वो ओटोमन एम्पायर। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार आने लगा ना, तो वो कमजोर पड़ने लगा। उसके बाद समझना, उसके बाद बोल रहा है कि आर्चडिक, देखो आर्चडिक फ्रांस फर्नांडिस को कत्ल कर दिया। किसने किया, सराजिवो सराजिबो में कत्ल किया। देखो यहाँ पे बात, ये वजह समझना, ये इंपॉर्टेंट है। आर्चडिक फ्रांस फर्नांडिस को कत्ल कर दिया सरवाजो में। किसने किया, गैब्रिलो प्रिंसिप, प्रिंसिप ने क्या किया, कत्ल कर दिया। कब कत्ल किया भाई, 28 जून 1914 को क्या किया, कत्ल कर दिया गया फ्रांस फर्नांडिस को, है ना, कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद ऑस्ट्रेलियन हंगरी डिक्लेयर वॉर ऑन सिबेरिया, ट्रिगर ए चेन रिएक्शन ऑफ एलायंस। देखो रुको मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। पहले तो तुम्हारा कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद बोला कि चलो अब हम लोग हंगरी और ऑस्ट्रेलिया पे वार करते हैं, है ना। एक सेकंड रुको, तो हट जा रहा कैसे, हाँ चलो, तो क्या बोल रहा कि ये जो था ना तुम्हारा फ्रांस और सॉरी, ये जो था ना आर्चडिक फ्रांस फर्नांडिस, इसको कत्ल कर दिया गया कहाँ पे, सरजेवा में। गैब्रिलो प्रिंसिप ने कत्ल किया था। ये कौन था, ये ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के शहजादे थे, ठीक है ना, और साथ में इनकी वाइफ को भी कत्ल कर दिया गया था। ये ऑस्ट्रेलिया और हंगरी का शहजादा था। अब जब कत्ल कर दिया, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी का क्या था, शहजादा था ये फ्रांस फर्नांडिस, ठीक है। अब इनको बुरा लगा, मतलब अब इन लोग को मार दिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया और हंगरी को तो गुस्सा आएगा कि मेरे शहजादे मेरे प्रिंस को मार दिया गया है ना। तो इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी जर्मनी के सपोर्ट से सर्बिया पे हमला कर दिया, ठीक है ना। और यही एक ट्रिगर बना, एक चैन बना अलायंस बनने का, ठीक है ना। अब ये मेरी बात सुनो, जब तुम यहाँ पे देखो अलायंस सिस्टम कैसे काम करी, क्योंकि हंगरी और ऑस्ट्रेलिया और हंगरी जर्मनी के अलायंस में था, है ना। देख लो ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी किसके अलायंस में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया हंगरी जर्मनी के अलायंस में। मेरी बात सुनो, वार कैसे स्टार्ट हुई, वो तो एक वजह था ही, और दूसरा रीजन क्या था कि जब तुम्हारा
फ्रांस फर्नांडिस को कत्ल कर दिया, गैब्रिलो प्रिंसिप ने कत्ल किया। तो अब क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया और हंगरी जो है वो हमला करेगा किसके ऊपर, सर्बिया पे हमला करेगा। अब जब सर्बिया पे हमला करेगा तो ऑस्ट्रेलिया और हंगरी को सपोर्ट कौन कर रहा था, जर्मनी सपोर्ट कर रहा था। अब जब जर्मनी सपोर्ट करेगा तो सर्बिया को सपोर्ट करने के लिए आएगा फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन, क्योंकि सर्बिया इन लोगों के साथ अलायंस में था। ठीक है, तो इस तरह से पूरा वर्ल्ड वार का रिएक्शन मतलब चैन चला था। ठीक है ना, इस तरह ये एक ट्रिगर बना था, एक रिएक्शन बना था चैन का अलायंस बनने का। ठीक है, तो ये स्टोरी समझ में आ गया कि पहला क्या था कि दुनिया दो ब्लॉक में बढ़ गई थी। इम्पेरियल जो तुम्हारा कॉलोनीज के लिए कंपटीशन हो रहा था, बल्कान की इंस्टेबिलिटी, ओटोमन एम्पायर कमजोर पड़ गई थी। फ्रांस आर्चडिक फर्नांडिस को कत्ल कर दिया था, है ना, ये भी एक वजह बना था। जो कि कौन था, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी का शहजादा मतलब प्रिंस था, उर्दू में बोल रही शहजादा, प्रिंस था। ठीक है, तो प्रिंस को मार देगा तो फिर तो ये तो होगा ही। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो फिर बोला कि वर्ल्ड वॉर वन सा द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेनी कंट्री, बोला वर्ल्ड वॉर में हमने देखा कि बहुत सारे कंट्री जो है वो आके इन्वॉल्व होती है ना। दुनिया जो है दो दो अलायंस में बढ़ जाती है, सेंट्रल पावर और एलाइड पावर। कंट्रीज इन दिस मेन ब्लॉक एलाइड पावर, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ही था किसकी वजह कर, एलाइड पावर पर। एक चीज तुम देखना यहाँ पे फ्रांस रह गया, ठीक ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन था, फ्रांस था। रसिया के 2017 में ऐड हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। वर्ल्ड वॉर वन में कौन कौन कंट्री था तुम्हारा एलाइड पावर में, तो पहला हो गया फ्रांस, ऊपर चल गया है फ्रांस। दूसरा है रशिया, रशिया 2017 में आके ऐड हुआ था। ठीक है, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, इटली जो है तुम्हारा, एक मिनट थी तो नहीं थी, इटली इधर नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, ये इसमें से हटा दो, इटली नहीं था, इटली इधर नहीं हो, इटली इधर आएगा ना। ठीक है, यूएसए, जापान, ये लोग था। ठीक है, फर्स्ट देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा हमको लग रहा है कि ऊपर नीचे हो गया। मैं जब पीडीएफ सेंड करूंगी तो सही, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ये सब था, और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ओटोमन एम्पायर, बुल्गारिया, इटली भी था। ठीक है, और सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ओटोमन एम्पायर, बुल्गारिया, ये लोग सब। ठीक है, अब यहाँ से वार का पीरियड स्टार्ट होगा। वो समझ में आ गया कि वार में कौन था, क्या क्या था, वार का बिगिनिंग पढ़ेंगे कैसे कैसे। 20 यहाँ से याद करना है, तो पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का डेट याद करना, जो कि मैं पहले याद कराई। अब तुम लोग को यहाँ से याद करना पड़ेगा। 28 जून को एसेनेटेड किया गया था आर्चडिक फर्नांडिस को। ठीक है ना, आर्चडिक फर्नांडिस जो है ये ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के, और ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के मतलब ये प्रिंस थे। ठीक है, इनकी वाइफ सूफिया, इन दोनों को ही क्या कर दिया गया था, एसेनेटेड कर दिया गया था सरजेवो में। किसने किया था, गैब्रिलो प्रिंसिप ने किया था। ठीक है, जो सर्बिया का एक नेशनलिस्ट था। तो ये एक इवेंट बना था वार का। तो अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि आर्चडिक फर्नांडिस का कत्ल मतलब एसेनेटेड कब किया गया था, तो 28 जून 1914। ठीक है ना, 1914। ठीक है, 1914 में क्या क्या हुआ था वो देखो। उसके बाद 28 जुलाई ऑस्ट्रेलिया और हंगरी डिक्लेयर वार ऑन सर्बिया। ऑस्ट्रेलिया और हंगरी जो है जर्मनी के हेल्प से डिक्लेयर करता है कि हम लोग सर्बिया पे वार करेंगे। ये एक वार का स्टार्ट हो गया। कब अनाउंसमेंट करता है, 28 जुलाई। वो देखो सर्बिया पे वाला अनाउंसमेंट होता है इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक का मेजर पावर जो है इंटर करता है वार में। देख लो अब यहाँ पे अलायंस बनना स्टार्ट हो गया, वार में अब अलायंस में उतरेगा। ठीक है ना, जर्मनी जो है वो रसिया पे हमला करेगा। 2000 बोली 1914, 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने अनाउंसमेंट किया कि वो रसिया पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, याद करना, जर्मनी ने रशिया पर कब अटैक किया, 1 अगस्त 1914 को। ठीक है,
1914 को। तो उसके बाद बोल रहा है कि 3 अगस्त, ठीक है ना, 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस पर 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस पर, ठीक है ना, 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस पर ऐलान किया है वार के लिए कि फ्रांस पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 अगस्त में ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ, मतलब अब ब्रिटेन करेगा क्योंकि ये तो जर्मनी जो 2 कंट्री में कर चुका था, रशिया में अनाउंसमेंट कर दिया ये, अब यूके डिक्लेयर किया कि हम जर्मनी में करेंगे 4 अगस्त को, ठीक है ना। और उसके बाद तुम्हारा लड़ाई स्टार्ट जो हो गया, ठीक है। मतलब ब्रिटेन इसलिए कि देख रहा कि ब्रिटेन इसलिए मतलब शामिल हो गया कि क्योंकि जर्मनी ने बेल्जियम पर भी हमला कर दिया था, ठीक है, बेल्जियम पे भी हमला कर दिया था और भी बहुत सारी चीजों पे हमला कर दिया, तो इसलिए बोला कि अब हम लोग को नहीं मतलब हम लोग को अब हमला करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो वार स्टार्ट हो रहा है, देखो क्योंकि अलायंस बना हुआ था ना, अलायंस था रशिया, फ्रांस, यूके का अलायंस है, ठीक है। अब रशिया पे हमला कर रहा है, फ्रांस पे हमला कर रहा है, तो उसके अलायंस को तो अंदर आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बैटल ऑफ टैनबर्ग, ठीक है ना, इसको बैटल ऑफ टैनबर्ग बोलेंगे, ठीक है। बैटल ऑफ टैनबर्ग क्या है यहाँ, बैटल ऑफ टैनबर्ग कब हुआ था? 4 अगस्त, देख लो भाई, सॉरी अगस्त 1914 को बैटल ऑफ टैनबर्ग हुआ। जर्मनी ने रशिया को पूरी तरीका से हरा दिया, पूरी तरीका से, ठीक है। टैनबर्ग में क्या करता है, जर्मनी रशिया को हरा देता है। टैनबर्ग कब हुआ? अगस्त 1914, बैटल ऑफ टैनिनबर्ग, ठीक है ना, टैनिनबर्ग कब हुआ था? अगस्त 1914 को जर्मनी ने रशिया को हरा दिया, ठीक है, याद रखना, जर्मनी ने रशिया को हराया। किसको हराया? रशिया को हराया। रुक जाओ, मैं ऊपर जाता हूँ। एक मैं 2014 का पढ़ा दूंगी तो पूछ लूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ती हूँ, ठीक है ना। फिर ये सब 14 में क्या है, 1914 में कौन कौन सा इंसिडेंट हुआ वो है, ठीक है। अभी हम लोग एक बार फिर रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा, फर्स्ट टाइम है ना, तो थोड़ा तुम लोग को लगेगा। अब बोला कि 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक फर्स्ट बैटल ऑफ मरेन हुआ, ठीक है, मरान हुआ। तो इसमें क्या हुआ था, एलाइड फोर्स halted the Germany advance near Paris, leading to establishment of the trench warfare on the western front। इसको बोलेंगे, देखो यहाँ पे क्या हुआ था तुम्हारा कि ये इसको बोलेंगे फर्स्ट, यहाँ पे देख लो फर्स्ट बैटल ऑफ द मरीन है, ठीक है ना, फर्स्ट बैटल ऑफ मरीन। इस जंग में क्या हुआ था, एक मिनट इसमें, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एलाइड फोर्स जो है जर्मनी को पेरिस के नजदीक ना रोक देता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस जंग में, मरान जंग में क्या होता है, जर्मनी को रोक देता है, पेरिस फ्रांस के नजदीक आके रोक देता है, आगे बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। आगे इस जंग में फ्रांस यानी पेरिस क्या करता है, जर्मनी को पेरिस के पास ही रोक देता है, रोक दिया लड़ाई करके। इसके बाद क्या हुआ कि फिर एक बहुत ही मतलब वारफेयर चला, ठीक है ना, लंबे वक्त तक यहाँ पे वार चला, रोक दिया। अब देखो जैसे यहाँ पे आया पेरिस के पास, जर्मनी जो है पेरिस के पास आ गया, कहाँ पर, फर्स्ट बैटल ऑफ द मरीन। तो जब ये पेरिस के पास आया तो पेरिस फ्रांस ने क्या किया, यहीं पे रोक दिया, यहीं पे दोनों के बीच में वार चला, ठीक है ना। तुम लोगों सिर्फ डेट याद करना और कुछ नहीं। जहाँ पे वो बोला था जैसे कि कब जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया हंगरी डिक्लेयर वार, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। या आर्चडिक फर्नांडिस का कत्ल, ये सब इम्पोर्टेंट है। बैटल ऑफ टैननबर्ग या फर्स्ट बैटल ऑफ द मरीन, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक बार मुझे बता दो फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ, उसका डेट बताओ, फर्स्ट वर्ल्ड वार का डेट बता दो। 28 जून 1914। हाँ, 1914 to 1918। ठीक है। मुझे बताओ तुम लोग कि जो फ्रांस फर्नांडिस थे, है ना, आर्चडिक फर्नांडिस का कत्ल या ये एसेनेटेड कब किया गया था? 28 जून 1914 को, बिल्कुल वेरी गुड, सही बताइए, ठीक है ना। अब बताओ मुझे कि ऑस्ट्रेलिया और हंगरी जो है वो अनाउंसमेंट करते हैं कि हमको सर्बिया पे अटैक करना है, इसका डेट बताओ।
28 जुलाई बिल्कुल 28 जुलाई 2019 2000 तुम लोग ऐसे याद करना कि 14 में क्या किया है ना, 14 में क्या किया, ये पहले इजी, फिर वो याद हो जाए तो फिर डेट याद कर लेना है ना, इस तरह से। उसके बाद बताओ मुझे, मैं बता रही हूँ जो बैटल ऑफ टैननबर्ग कब हुआ? 1914 में अगस्त अगस्त, सही बोली। फर्स्ट बैटल ऑफ मरेन, मरेनी, सितंबर 12 सितंबर। ठीक है, और बैटल ऑफ मरेनी हो गया, ठीक है, चलो ये तो लास्ट। अब मेरे बात सुनो, तुम लोग इसको कैसे याद करना, बर्डन मत लेना, मैं बता रही हूँ, देखो मैं ऐसे इसलिए लाइन के थोड़ा तुम लोग हल्का पड़े, जैसे कि 1914 में क्या क्या इंसिडेंट हुआ, आर्चडिक फ्रांसिस को कत्ल कर दिया गया, हंगरी ने सर्बिया पे डिक्लेयर किया वार के लिए, है ना। फर्स्ट बैटल जो ये अगर नहीं भी करोगे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 4 नंबर याद करना, बैटल ऑफ टैननबर्ग कब हुआ, बैटल ऑफ मरेन कब हुआ, है ना, मरेन कब हुआ, ये 4 चीज अपना याद कर लेना बस नाम से, तुमको पता 1914 में ये हुआ है। और ऐसे याद करना, पहले हुआ फर्नांडिस का, फिर सिबेरिया पे हमला हुआ, मारा तो हमला किया सिबेरिया का ही, वो गैब्रिलो प्रिंसिप जो था वो सिबेरिया का ही था, इसलिए उन्होंने सिबेरिया पे हमला किया, है ना, हमला किया तो बैटल ऑफ टैननबर्ग हुआ, बैटल ऑफ मरीन हुआ, तो ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। तो ये क्या है, 1914 का सारा इंसिडेंट। उसके बाद आ गया तुम्हारा 1915 में क्या क्या हुआ, ठीक है ना। जनवरी फरवरी नेवल ब्लॉक, ब्रिटेन इम्पोज नेवल ब्लॉकेड ऑन जर्मनी एंड जर्मनी रिस्पॉन्स सबमरीन वॉरफेयर। ब्रिटेन क्या करता है, जर्मनी को, ब्रिटेन जो है ना वो क्या करता है, जर्मनी को ब्लैकट्स कर देता है नेवल के रास्ते पे, सबमरीन के रास्ते पे, ठीक है, क्योंकि देखो वो रुक नहीं रहा था, ठीक है, वो रुक नहीं था, ब्रिटेन ने जर्मनी तक का मतलब सोचा कि जितना भी उसका ब्लैकेट कर दिया ना तो जर्मनी में कुछ जाएगा ही नहीं, नेवल ही ब्लॉक कर दिया जर्मनी का, तो जर्मनी में खाना हो गया, सामान हो गया, जो भी हथियार हो गया, वो पहुंच ही नहीं सकेगा, ठीक है, वो पहुंच ही नहीं सकेगा। जर्मनी ने बहुत ये से मतलब ब्रिटेन ने क्या इम्पोज किया, नेवल ब्लॉकेड, मतलब ब्रिटेन ने जर्मनी के, है ना, जर्मनी का समुद्री रास्ते को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है, नेवल ब्लॉकेड कर दिया, ठीक है। अब तो इसको गुस्सा आएगा कि हम क्या करें, है ना। रिस्पॉन्ड विद द सबमरीन वॉरफेयर, अब इनका साथ चला, अब जर्मनी भी जवाब तो देगा ही। एक सेकंड रुको, तो मेरे हस्बैंड का कॉल आ रहा था। ब्रिटेन ने क्या किया, नेवल ब्लॉकेट कर दिया जर्मनी को, ताकि जर्मनी में मतलब कोई भी सामान ना जाए, हथियार, खाने पीने का सामान, है ना, जर्मनी कमजोर पड़ जाए, इस तरह से मतलब वीक पड़ जाए, ठीक ना। तो जर्मनी भी तो जर्मनी भी अब जवाब देगा, वो मतलब चुप रहने वाला नहीं है, तो जर्मनी ने भी क्या किया, उसने सबमरीन से वार करने लगा, मतलब क्या मतलब समुद्री वारफेयर करने लगा, सबमरीन वारफेयर, साथ में रिस्पॉन्डेड विद द सबमरीन वारफेयर, उसने भी वार करने लगा समुद्र के रास्ते से, कि ठीक है वहां पे हम लड़ाई करेंगे, तुम मुझे ब्लॉक करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। जर्मनी भी रिस्पॉन्ड, ओहो फिर कॉल आया, रुको, अच्छा खोल दो, अच्छा एक सेकंड रुक जाएंगे, खोल ओ बंद करना। तो ये जनवरी फरवरी में नेवल ब्लॉकेट्स करता है, कौन करता है, ब्रिटेन करता है, तो जब वो उसका समुद्री रास्ता पे रोक लगा देता है, ब्लॉकेट कर देता है, तो जर्मनी भी क्या करता है, वार स्टार्ट कर देता है। 25 अप्रैल में गली पोली कैंपिंग स्टार्ट होता है, गली पोली कैंपिंग, ठीक है। देखो अगर एग्जाम में पूछे गली पोली कैंपिंग कब हुआ, तो तुम लोग को पता होना चाहिए कब हुआ, 25 अप्रैल गली पोली कैंपिंग हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ था मैं बताती हूँ, एलाइड फोर्स अटेम्प्ट टू कैप्चर द गैलीपोली पेनिसुला टू सिक्योर ए सी रूट टू रशिया, द कैंपिंग एंड फेलियर आफ्टर हेवी लॉसेस। एलाइड फोर्स कौन था, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग था। इन्होंने क्या किया, तुर्की के एक इलाका है, ठीक है, तुर्की का जो इलाका है ना उसको क्या बोला जाता है, तुर्की का एक इलाका जिसको बोलेंगे गलीपोली पेनिसुला पर हमला कर दिया, ठीक ना, हमला किया।
पर्पस क्या था? रसिया, एक मिनट, एलाइड फोर्स ने क्या किया? गलीपोली पर हमला कर दिया। किस लिए? रसिया का जो समुद्री रास्ता है ना उसको सिक्योर करने के लिए। ठीक है, ये लोग तो सब एलाइड पावर और रशिया से, ये लोग एलाइड पावर में था। तो इन्होंने क्या किया? तुर्की के जो एक इलाका था जिसका था गलीपोली, है ना, गलीपोली पेनिसुला, इस पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया, इसको कैप्चर कर लिया। किस लिए? ताकि रशिया का जो समुद्री रास्ता है ना वो सिक्योर रहे। ठीक है, उसको सिक्योर करने के लिए इन्होंने क्या किया? ये कर दिया। द कैंपिंग जो है एंड का यहाँ किया तो जरूर ये कैंपिंग, लेकिन बहुत हेवी लॉस हुआ, बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि तुर्की ने क्या किया? उन लोगों के साथ कंपीट किया कि ठीक है हम आपके साथ लड़ाई करेंगे। अब करने के साथ कैंपिंग खत्म ऐसा हुआ कि फेलियर हुआ, हेवी लॉसेस हुआ। ठीक है, एलाइड पावर को हेवी नुकसान हुआ जब उन्होंने गलीपोली पेनिसुला पर हमला किया। अब देखो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि गलीपोली कैंपिंग कब हुआ था? तो 25 अप्रैल गलीपोली कैंपिंग किसने स्टार्ट किया था? तो एलाइड पावर ने, है ना। रशिया के जो रूट के समुद्री रास्ता है ना उसको सिक्योर करने के लिए। लेकिन ये कैंपिंग ने एलाइड पावर को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। समझ में आ गया? 25 अप्रैल, अच्छा ऊपर नीचे हो गया। 25 अप्रैल में सेकंड बैटल ऑफ यपरी हुआ। यपरी नहीं बोलेंगे, यपरी बोलेंगे, ठीक है ना। जर्मनी यूज्ड poison gas on western front for the first time, signaling the advance of the chemical warfare। पहला बार केमिकल वार यूज किया उसने। क्या किया? पॉइजन गैस यूज किया। किसके लिए? वेस्ट के लिए, एलाइड पावर के लिए, जंग में। ठीक है, तो ये सेकंड, अच्छा हम लोग ये पहला पढ़े क्या? पहला नहीं पढ़े ना, ये सेकंड बैटल ऑफ वेपर से। हो सके ये पहले हुआ होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले, नहीं पता, लेकिन यहाँ पे तो नहीं दे रहा। ठीक है ना। इस जंग में क्या हुआ था? जर्मनी ने पहली बार जहरीली गैस का इस्तेमाल किया था। ठीक है ना, इसको ही बोलेंगे, यहां से ही तुम्हारा केमिकल वॉरफेयर स्टार्ट हो गया था। देखो, सबसे पहले जर्मनी ने, मतलब जंग तो चल रहा था, मारपीट वाला चल रहा था, है ना, लेकिन इसने क्या किया? सेकंड बैटल ऑफ यपरिस में जर्मनी ने पॉइजन गैस यूज किया वेस्टर्न कंट्री के लिए, और ये पहला बार केमिकल वॉरफेयर बना। ठीक है, समझ में आ रहा? 7 मई सिंकिंग ऑफ RMS लुस्टेनिया। यहाँ पे जर्मन क्या करता है? देखो, ये जो है ना तुम्हारा जर्मनी क्या करता है, यहाँ पे जो जर्मनी क्या करता है, ब्रिटिश का जो सबमरीन है, ठीक है, सबमरीन में ब्रिटिश जहाँ पे उसका डुबा देता है। ये जो RMS लुस्टेनिया है ना, ये ब्रिटिश का सबमरीन है। ठीक है, जर्मन इसको डुबा देता है, नदी में, पानी में डुबा देता है। ठीक है, जब पानी में इसको डुबा दिया तो बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है ना। जर्मनी यू बोट संक द ब्रिटिश ओशियन लिंकर, किलिंग 1198 सिविलियन इंक्लूड अमेरिकन। अमेरिकन भी इसमें बहुत सारे थे। क्या किया? डुबा दिया लोगों को, तो कितने सारे लोग देखो मारे गए। ठीक है, सिंकिंग मतलब वो डुबाना। RMS लुस्टेनिया ये इसका बोट था, इसी को क्या किया? जर्मनी ने डुबा दिया। तुम देख रही हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एग्रेसिव अगर कोई दिखा रहा तो जर्मनी का दिखा रहा है ना। वो पॉइजन गैस यूज किया, वो बोट को मतलब डुबा दिया। अभी जर्मनी है ताकतवर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, उसके बाद आया तुम्हारा, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, 24 मई, देख लो 24 मई, यहाँ पे 7 मई है, ठीक है ना, 7 मई, 24 मई 1915 को है, 24 मई 1915 को ट्रिपल इंटैटिन ने ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया इसके अंदर है, इन्होंने कंडेम्ड किया, मतलब अगेंस्ट किया कि जो ओटोमन एम्पायर है ना वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और सिविलाइजेशन, ये जो ये क्या कर रही है? लोगों को इनह्यूमैनिटी तरीके से मार रही है, बिल्कुल इन जो सिविलाइजेशन है, जो इंसानियत है, उसके अगेंस्ट क्राइम कर रही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था तुम्हारा कि इस बार जून में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि ट्रिपल इंटेटिन जो ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया है, इन्होंने कंडेम्ड किया था कि जो ओटोमन एम्पायर है वो है ना सिविलाइजेशन और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जा रही है। तो ये कब किया था? तो 24 मई 1915 को किया था। ठीक है ना। इसके रिस्पॉन्स में मास किलिंग ऑफ
अर्मेनियस ड्यूरिंग द अर्मेनिया जेनोसाइड। अर्मेनिया में जेनोसाइड किया जा रहा था, ठीक है। कौन कर रहा था? तुम्हारा ओटोमन एम्पायर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ तो। समझ, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी। आवाज आ रही ना? ठीक है, आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है ना? ये क्वेश्चन आया हुआ है जून में, थोड़ा मतलब पेचीदा है, लेकिन अभी हम लोग रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा। जून 24, सॉरी मई 24 मई 2000, सॉरी 1915 में क्या हुआ? ये जो ट्रिपल एंटिटी है, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया ने कंडेम्ड किया कि जो एटमन एम्पायर है वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और सिविलाइजेशन है। अब पूछा भी गया था कि किसके अगेंस्ट में, मतलब ये कब बोला गया है? तो 24 मई 1915 में बोला गया है, ठीक है। और समझ में आ रहा है ना कि तो कब बोला गया था? बोलो। 24 में 1915। हाँ, तो बोला गया था। और इसके रिस्पॉन्स में फिर मास किलिंग हुआ अर्मेनिया में, जिसको अर्मेनिया जेनोसाइड बोलते हैं। इसी के रिस्पॉन्स में अर्मेनिया में अर्मेनिया में क्या हुआ? मास किलिंग हुआ। इसी को अर्मेनिया जेनोसाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अर्मेनियो जेनोसाइड कब हुआ है? तो 1915 में, क्योंकि इसके रिस्पॉन्स में हुआ था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मतलब हम देखे थे, हम दो क्वेश्चन देखे थे, मतलब ये कि आया था। एक तो ये अर्मेनिया जेनोसाइड का, कि अर्मेनिया जेनोसाइड कब हुआ था, डेट पूछा था, नहीं मैचिंग था। अर्मेनिया जेनोसाइड आप करवाए हैं पहले कराए हैं, तो इसी के रिस्पॉन्स में हुआ था। मतलब ऐसे डेट था ना, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ, सेकंड कब हुआ, वार वाला डेट था, तो उसमें अर्मेनिया जेनोसाइड का भी डेट था 19। हाँ हाँ, हम करवाए था। इस बार आया है क्वेश्चन, इस बार हमने क्वेश्चन देखे हैं। इस बार क्या आया, पहले भी आया है क्वेश्चन, ये न्यू क्वेश्चन नहीं है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। तो यही बात है ना, ये लोग बहुत डीप में जा रहा है, मतलब बहुत ही डीप में। तो क्यों हुआ था? जब ओटोमन एम्पायर जो है ह्यूमैनिटी और सिविलाइजेशन के अगेंस्ट क्राइम कर रही थी ना, तो उसी के रिस्पॉन्स में तुम्हारा अर्मेनिया जेनोसाइड होता है 24। ये मई में हुआ ना, ये मई में हुआ, ये अप्रैल में हुआ, बस इतना ही फर्क है, एक महीना के फर्क में हुआ। 24 अप्रैल 1915 में हुआ था, ठीक है। समझ में आ रहा? अब आ जाओ। तो ये दो क्वेश्चन देखो आया है, तो अपना पढ़ लेना। और ये क्वेश्चन तो अर्मीनिया जेनोसाइड मतलब इस बार भी आया है, इससे पहली बार भी आया हुआ। मैं डेट नहीं लिखी हूँ क्योंकि डेट अब समझ जाना 1915 ही है। मतलब अब तुम ऐसे देखो कि 1915 में क्या किया हुआ है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेवल ब्लॉकआउट ब्रिटेन ने किया, ये नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, लेकिन गैलीपोली कैंपिंग कब हुआ? 25 अप्रैल, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ यप्रेस कब हुआ? तो तुम्हारा 22 अप्रैल 1915 में। आरएम लुस्टेनिया को डुबाया कब किया? सिंह कब किया गया? सिंह मैंने डुबा देना, तो यहाँ सिंकिंग लिखा हुआ है, लेकिन सिंह होता है, ठीक है ना। 7 मई 1915, ठीक है। उसके बाद कब बोला इन जो ट्रिपल एंटिटी था कि ओटोमन एम्पायर जो है वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी सिविलाइजेशन कर रही है? तो 24 मई 1915, ठीक उसके 1 मंथ के बाद तुम्हारा अर्मेनिया जेनोसाइड होता है, ठीक है, उसी के रिस्पॉन्स में। तो तुम लोग जल्दी जल्दी मुझे डेट बता दो, और जो मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। जहां तहां से पूछू कि क्लैंटर से ही पूछती हूँ, क्योंकि ऐसे तुम लोगों को याद रहेगा, है ना। देखो वहां तक तो हो गया था। नेवल ब्लैकआउट के बाद में पूछ रही हूँ, ठीक है। मुझे बताओ गलीपोली कैंपिंग कब हुआ था? 25 अप्रैल 1915। गलीपोली के बाद क्या हुआ था? सेकंड बैटल ऑफ या हाँ 22 अप्रैल। हाँ हाँ 22, हाँ 22 अप्रैल, सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोली तुमने, ठीक है। अब इसके बाद बताओ क्या हुआ था, अगर याद है तो। सिंकिंग ऑफ 7 मई, हाँ 7 मई को सिंकिंग ऑफ लुस्टेनिया को डुबा दिया गया था, है ना। सिंकिंग का मतलब होता है डुबाना। उसके बाद मुझे बताओ क्या हुआ था।
1915 में ट्रिपल इंटेंट हुआ था जिसमें ब्रिटेन नहीं फ्रांस नहीं रख नहीं दिया था। ट्रिपल इंट नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं समझी। ट्रिपल इंटेंट के अंदर तो ऊपर हम पढ़ाए थे ना कि दो हाँ ग्रुप में है, एक इंटेंट ग्रुप था, है अच्छा ना। अच्छा हाँ तो हाँ वो इंटैट ग्रुप बोलता है, ठीक है। अच्छा हमें क्वेश्चन पूछ ली, ये ट्रिपल इंटैट ग्रुप है ना। हम बता ना अच्छा सेंट्रल पावर यहाँ पे मैं तुम लोग को दिखाई थी, यहाँ पे देखो बोले कि वर्ल्ड दो ब्लॉक में बढ़ गया था, एक था फ्रांस रशिया ब्रिटेन, एक था ट्रिपल इंटेंट और एक था ट्रिपल अलायंस, ठीक है। तो अलायंस में था जर्मनी ऑस्ट्रेलिया हंगरी इटली, ट्रिपल अलायंस में। और ट्रिपल इंटेंट में कौन था, तो फ्रांस रशिया ब्रिटेन। लेकिन वार किसी किसके बीच में हुआ था, एलाइड पावर और सेंट्रल पावर, ठीक है। वर्ल्ड किसके किसके बीच में बटा हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जिसकी वजह से वार हुआ था, तो ट्रिपल इंटेंट। अच्छा एलाइड पावर को ही इंटेंट बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ अलायंस अलग है, एलाइड अलग है, ठीक है। अलायंस मतलब तुम्हारा एक ये बनाना और एलाइड अलग है, ठीक है ना। इंटेंट के अंदर जितना वेस्टर्न कंट्रीज वो आएंगे, इसे याद कर लेना। तो वही जो ट्रिपल इंटेंट है ना वो बोल रहे हैं। ओटोमन एम्पायर तो तुम्हारा उसके अंदर था, सेंट्रल पावर के अंदर, है ना। तो वो बोल रहे हैं ना कि ये जो कहाँ गया, ये जो ओटोमन एम्पायर है ना, उन्होंने ये कंडेम्ड किया, कंडेम्ड मतलब क्रिटिसाइज किया, एक तरीके से ऑफिशियली कंडेम्ड किया कि ओटोमन एम्पायर जो है ना सिविलाइजेशन और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम कर रहा है। तो उसी के रिस्पॉन्स में आर्मेनिया में बहुत सारे लोगों को मारा गया और बोला गया कि आर्मेनिया में जब बहुत सारे लोगों को मारा गया तो ये आर्मेनिया जेनोसाइड है। इसी के रिस्पॉन्स में जब ब्रिटेन ने ये किया कि भाई ये जो ओटोमन एम्पायर है ये ह्यूमैनिटी और सिविलाइजेशन के अगेंस्ट जा रही है, तब आर्मेनिया के लोगों को बहुत मारा गया, मास किलिंग किया गया। और जब मास किलिंग होता है तो उसको जेनोसाइड बोलते हैं। तो आर्मेनिया जेनोसाइड कब हुआ, 24 अप्रैल 1915 में। अब समझ में आ गया ना। चल तो 15 वाला भी स्टोरी पढ़ लिया, अब हम लोग 16 वाला पढ़ेंगे। 16 में ज्यादा है नहीं, ठीक है, 16 में ज्यादा है। एक मिनट रुक जाओ। 16 पढ़ेंगे अब हम लोग। हम्म, आ जाओ। 16 में क्या है, बेटल ऑफ वर्दान, वर्दान, है ना, वरदान। तो बेटल ऑफ वरदान में क्या हुआ था मैं बता रही हूँ। ये पहले समझो कि ये जो वार है किसके किसके बीच में हुआ था, ये देख लो। 1916 फरवरी से दिसंबर तक ये वार चला था, है ना। बेटल ऑफ वर्दन, यहाँ पे ये फ्रांस और जर्मनी के बीच, हर जगह जर्मनी तुमको मिल रहा है देखने में, देख रही हो, हर जगह जर्मनी मिल रहा है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड ब्लडी बेटल इन हिस्ट्री। अगर तुम हिस्ट्री में पढ़ोगी फर्स्ट वर्ल्ड वार में सबसे लंबा और बहुत खूनी वार कौन है चला था, तो ये था बेटल ऑफ वर्दान, ठीक है। वर्दान सा फ्रांस एंड जर्मन फोर्स लुक इन ए वॉर एट्रेशन। बोला कि यहाँ पे इसमें वॉर ऑफ एट्रेशन इसलिए बोल रहा है कि मतलब दोनों साइड को नुकसान हुआ था, दोनों के मिलिट्री बहुत मारे गए थे, ब्लड बहुत गिरा था, है ना, दोनों को ही नुकसान हुआ था, ज्यादा से ज्यादा दोनों को, फ्रांस को भी नुकसान हुआ जर्मनी को भी नुकसान हुआ, दोनों साइड भी। इसलिए इसको वॉर ऑफ एट्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। 1 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक बेटल ऑफ सोम चला था, ठीक है। देख लो, देखो बेटल ऑफ सोम में क्या बोल रहा है। बोले कि इस जंग में क्या होता, ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी पर बड़ा हमला किया, मतलब यहाँ समझ में आ रहा है ना कि बड़ा हमला किया मतलब इसके अगेंस्ट ये लोग दोनों मिलकर लॉन्च करता है ऑफेंसिव, ऑफेंसिव मतलब बड़ा या बहुत ही एग्रेसिव वार करता है, ठीक है। समझ में आ रहा क्यों किया था, रिजल्टिंग द मैसिव कॉजलिटी एंड लिटिल टेरिटोरियल गेन। जर्मनी का जो इलाका है ना उसको कैप्चर करने के लिए, है ना। और भी बहुत सारा वजह था जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया था, हमला किया था, ठीक है। किसने किया था, ब्रिटेन और फ्रांस ने हमला किया था ब्रिटेन पर, सॉरी जर्मनी पर। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के ऊपर हमला किया था, इसको बोलते हैं बेटल ऑफ सॉम। कब हुआ था भाई, 1 जुलाई से लेकर 18 नवंबर तक, है ना। फिर हो गया बेटल ऑफ जटलैंड, ये 31 मई से लेकर, यहाँ पे क्या क्या हुआ है, वर्धान सोम और जटलैंड, ठीक है ना। जटलैंड मई से जून तक हुआ था। द लार्जेस्ट नेवल बेटल ऑफ द वॉर,
इसको बोल रहा है कि ये लार्जेस्ट नेवल बैटल ऑफ वार है, ठीक है ना, लार्जेस्ट नेवल बैटल ऑफ वार फॉट बिटवीन ब्रिटेन और जर्मनी, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में हुआ था, इन इंक्लूसिवली बट मेंटेन ब्रिटिश नेवल डोमिनेंस। दोनों के बीच में जंग हुआ, दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, हम्म, दोनों के बीच में हुआ जंग, बहुत ही नुकसान हुआ है ना, हुआ, लेकिन फिर भी ब्रिटेन ने क्या किया, अपना नुकसान नहीं करने दिया, वो उसने नेवल पर अपना डोमिनेशन को मेंटेन रखा, बैटल ऑफ जटलैंड में। तो 1916 में क्या क्या हुआ था, वर्धान, सोम और जटलैंड, ठीक है। अगर तुम लोग को ये अब नहीं याद हो रहा, मान लो कितना याद की, तो ये अगर नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, कम से कम याद कर लो, फिर उसके बाद में याद कर लेना। अभी खाली 1916 में याद करो कि 1916 में कौन कौन सा हुआ था, वर्धान, सोम और जटलैंड। क्या क्या हुआ था 1916 में, बताओ मुझे। वर्धान, सोम और जटलैंड। वर्धान, सोम और जटलैंड। हाँ, जटलैंड में हुआ था 1916 में, है ना। चलो अब 17 वाला देखते हैं। 17 में क्या हुआ था, टर्निंग पॉइंट हुआ। टर्निंग पॉइंट क्या हुआ, मार्च में रशियन रिवोल्यूशन हुआ। रशियन रिवोल्यूशन कैसे हुआ था, abdication of Tsar Nicholas to lead to political unravel in Russia weaken its war effect। तुमको पता है ना, रशिया में रिवोल्यूशन हुआ था, लेनिन वाला 1917 में, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। रशियन रिवोल्यूशन 1917 में हुआ था, लेनिन जार को हटाया था, निकोलस जार टू को हटाकर लेनिन आया, है ना। तो यहाँ पे रसिया जब वार हुआ तो रसिया अब आके फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल होगा, ठीक है। 6 अप्रैल यूनाइटेड स्टेट इंटर द वार। नहीं, रसिया तो पहले ही हो गया, 2017 में आके तुम्हारा ये होता है ना, यहाँ पे निकोलस जार हट जाता है, ये बात है। यहाँ पे क्या होता है कि रशियन रिवोल्यूशन होता है, रसिया तो है वार में, सॉरी रशिया वार में है, रशिया तो 2015 में आके ऐड हो जाती है। यहाँ पे मतलब क्या होता है, ये चेंज होता है, रशिया के रिजीम चेंज हो जाता है, निकोलस जार खत्म हो जाते हैं, ठीक है। पता है ना कि इसमें क्या होता है कि निकोलस जार जो है वो हट जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ाए थे, मतलब ये कि 1917 में रशिया में रिवोल्यूशन हुआ था, है ना। तो जब रिवोल्यूशन हुआ था तो क्या हुआ था, तुम्हारा निकोलस जार को हटा दिया गया था, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वार में अभी हट गया थोड़ा देर के लिए, जार हट गया, क्योंकि अभी नया है ना, लेनिन आ गया था, लेनिन आ गया था। तो जार था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ठीक है, जार था, लेकिन जब रशियन रिवोल्यूशन हुआ तो निकोलस जार तो हट गया, है ना। अब हटा तो अब रशिया थोड़ा हट गया, पीछे हट गया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी तो तुम्हारा नया वहां पे नया राजा आया, पता नहीं वो वार में आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो इससे क्या हो गया, वार थोड़ा कमजोर भी पड़ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद वो आ गई थी, फौरन ही आ गई थी, लेकिन थोड़ा सा कमजोर हो गई। बस यहाँ पे याद करना कि रशिया रिवोल्यूशन, टर्निंग पॉइंट क्या हुआ कि यहाँ पे रशियन रिवोल्यूशन हुआ 1917 में, और निकोलस जार को हटा दिया गया था। यूनाइटेड स्टेट इंटर द वार, उसके बाद 6 अप्रैल 1917 में यूनाइटेड स्टेट जो है आके वार में शामिल हो जाती है, ठीक है। जुलाई से नवंबर, थर्ड बैटल ऑफ यपरीस, देख रही हो, एलाइड फोर्स अटेम्प्ट टू ब्रेक थ्रू जर्मनी लैंड फ्लैंडर्स बट सफर हेवी लॉस मड सॉक बैटलफील्ड। अब उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ यपरीस हुआ, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ यपरीस कब हुआ था भाई बताओ, जुलाई से लेके नवंबर तक हुआ था, ठीक है। एलाइड फोर्स क्या कहता है, अटैम्प्ट कर देते, मतलब अब उनका अब बोला कि अब हम लोग का सबर का जो ये है ना वो टूट गया है, और अब हम लोग हमला करेंगे, ठीक ना। क्योंकि क्योंकि एलाइड फोर्स ने जर्मनी की जो लैंड जो था ना वो सब तोड़ने की कोशिश कर रही कि इसका जितना भी लैंड है ना, जितना भी लैंड है वो सबको तोड़ेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं तोड़ पाया, लेकिन उनका कोशिश है कि हम लोग तोड़ेंगे इस जंग के थ्रू। बस याद करना, जंग का डेट याद कर लो, लिखना नहीं है आंसर, है ना। जुलाई से नवंबर तक हुआ था थर्ड बैटल ऑफ यपरीस। 7 नवंबर में वार्षिक रिवोल्यूशन इन रशिया, यहाँ पे हटाया। मार्च में बोल रहा है कि जंग स्टार्ट हुआ, एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग कर रहा है। ये तो वार्षिक रिवोल्यूशन को ही रशिया रिवोल्यूशन बोलते हैं, तो फिर ये कैसे मैं कर, वो तो एक निकोलस जार तो ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये रुक जाओ, मैं समझा दे रही हूँ, रुक जाओ, यहाँ पे क्या बोल रहा
बोला कि एबिडिकेशंस ऑफ जार निकोलस टू लीड टू पॉलिटिकल अनइबल इन रशिया वीक इन वार एफर्ट। बोला कि रशिया में क्या हुआ था, टर्निंग पॉइंट हुआ। कैसे टर्निंग पॉइंट हुआ, देखो 1917 में लोग जो है ना निकोलस जार को पसंद नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे आप हट जाओ। क्यों? क्योंकि ये वार में इन्वॉल्व हो गया था और वार में इन्वॉल्व होने की वजह से रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, इसलिए लोग उसके अगेंस्ट जा रहे थे, छोड़ने के लिए बोल रहे थे। इसलिए जब लोग बोल रहे थे तब जाके तुम्हारा वॉल्सिविक रिवोल्यूशन हुआ था, 7 नवंबर वॉल्सिविक रिवोल्यूशन हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे लोग उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, निकोलस जार को टू को बोल रहे हैं कि आप वार को छोड़ दे, वार ना करे, इससे हमारे कंट्री को नुकसान हो रहा है ना। अनहिबल इन रशिया, अब उससे क्या हुआ, वार पे भी इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि वो लोगों का प्रेशर हो रहा है, लोग प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप वार को छोड़े, हम लोगों का कंट्री को नुकसान पहुंच रहा है ना। तो वार पे एकदम ध्यान नहीं दे पा रहा रशिया, तो उससे वार थोड़ा सा वीक पड़ रहा था रशिया की साइड से, ठीक है। उसके बाद 1917 में आके तुम्हारा अमेरिका एंटर करता है। फिर थर्ड बैटल ऑफ याप्रीज होता है। उसके बाद जब लोग इतना रशिया में अगेंस्ट जा रहे तब जाके लेनिन क्या करता है, वॉल्सिविक रिवोल्यूशन रशिया में स्टार्ट करता है, जिसको रशिया रिवोल्यूशन बोलते हैं ना। 7 नवंबर में वॉल्सिविक रिवोल्यूशन रशिया में हुआ, ये रशिया रिवोल्यूशन। वॉल्सिविक सीज पावर बिगिन नेगोशिएट पीस एंड विद जर्मनी लीडिंग टू रशिया विथड्रॉ फ्रॉम द वॉर, ठीक है। रसिया यहाँ पे बहुत ही चालाकी करता है। कौन आ गया बताओ, जब तुम्हारा वॉल्सिविक रिवोल्यूशन हुआ तो कौन आया, वॉल्सिविक रिवोल्यूशन हुआ तो रशिया आ गया, ठीक है। सॉरी लेनिन आया। देखो यहाँ पर वॉल्सिविक रिवोल्यूशन जो हुआ तो लेनिन आ गया। लेनिन क्या करता है, जर्मनी के साथ पीस नेगोशिएशन कर लेता है। इससे क्या होता है कि रशिया विड्रॉ ले लेता है वार से। 2017 में लेनिन जैसे आता है वो जर्मनी के साथ नेगोशिएशन कर लेता है कि भाई हम लोग को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आप हम लोगों के साथ ये कर लीजिए, है ना, समझौता कॉम्प्रोमाइज जो भी वो कर लीजिए। और इससे क्या होता है कि वो वार से पीछे हट जाता है कि मुझे वार नहीं करना, ठीक है। समझ में आ गया। 4 चीज हुआ, एक तो मार्च में लोग रशिया रिवोल्यूशन होने लगा, ठीक है, मतलब लोग उसके अगेंस्ट होने लगे कि हटे हटे हटे, है ना। उसके बाद तुम्हारा यूएस आके एंटर हो गया। फिर थर्ड बैटल ऑफ याप्रीज हुआ। फिर वॉल्सिविक रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, मतलब लेनिन आया। अब यहाँ पे लेनिन आया, लेनिन ने वार किया और निकोलस जाटू को हटा दिया तो उसने क्या किया, जर्मनी के साथ पीस कर लिया। बोला कि नहीं हम लोग पीस करेंगे, ठीक है। उसने जंग को छोड़ दिया, हट गया, ऑफिशियली जंग से हट गया, विड्रॉ ले लिया जंग से। अब इधर आओ, 3 मार्च, अब देखो 1918 में क्या हो रहा। 3 मार्च ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवेस, ठीक है, रशिया ने साइन किया पीस ट्रीटी जर्मनी के साथ। किस लिए, वार को खत्म करने के लिए, जंग खत्म करने के लिए। दो वो बात कर वॉल्सिविक तो 1917 में तुम्हारा वॉल्सिविक रिवोल्यूशन हुआ, रसिया आया, बात किया कि हमको विड्रॉ लेना है, लेकिन विड्रॉ लेने के लिए ऐसे थोड़ी हम बोल गए हमको ट्रीटी साइन करना पड़ेगा। तो इन लोग 1918 में ट्रीटी साइन किया और वो ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवेस, ठीक है। अगर तुमसे पूछे कि रशिया जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से विड्रॉ लिया तो कौन सा ट्रीटी साइन किया था, तो ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस, ठीक है। हार्ड है तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जाएगा तो तुम लोग देख लेना, ठीक है, हो गया। और अगर तुम से ये पूछे कि ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस क्या था, तो जर्मनी और रशिया का पीस ट्रीटी था, है ना। किसी किसके बीच में हुआ था, जर्मनी और रशिया के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 3 मार्च, है ना, तुरंत ही हो गया। देखो तुम जनवरी फरवरी मार्च में ही तुम्हारा ट्रीटी हो गया था। समझ में आ गया ना, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ट्रीटी साइन कर लिया, है ना, ठीक है। चलो अब दूसरा नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद आया तुम्हारा मार्च जुलाई, जर्मन स्प्रिंग ऑफेंसिव। जर्मनी लॉन्च फाइनल ऑफेंसिव ऑन द वेस्टर्न फ्रंट मेकिंग इनिशियल गेन बट अल्टीमेटली एक्सिक्यूटिंग इट्स फोर्स। अब यहाँ पे आएगा जर्मनी वेस्टर्न पर बहुत आखिरी हमला करेगा, बहुत भारी, ठीक है, बहुत भारी हमला किया। स्टार्टिंग में तो इसको बहुत मतलब सक्सेस मिला, ठीक है ना, लेकिन उनके सिपाही, उनके ही फोर्स मर गए, उनको वो ज्यादा नुकसान हुआ। उनको लग रहा था कि वो क्या हमला, ठीक है, किस पे किया भाई, वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न फ्रंट पे हमला किया, ठीक है, हमला तो कर दिया, बहुत बड़ा हमला किया लास्ट की, बस इससे खत्म ही हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली उनके ही फोर्स ज्यादा मरे,
कौन मरा? उनका ही फोर्स ज्यादा मरे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ तुम्हारा, अब आता है तुम्हारा एलाइड काउंटर ऑफेंसिव। अब जब तुम मुझे मारोगे तो मैं भी तुम्हारा। सेकंड बैटल ऑफ द मरीन सबस्क्वेंट ऑफेंसिव पुश जर्मन फोर्स इनटू द रिट्रीट। अब वो लोग किए। एलाइड काउंटर ऑफेंसिव कब हुआ था? जुलाई से लेकर नवंबर तक उनने फिर काउंटर किया। जब इन्होंने किया जर्मन स्प्रिंग ऑफेंसिव तो इन्होंने किया एलाइड काउंटर ऑफेंसिव। ठीक है, 11 नवंबर आर्मिस्टिक साइन हुआ। जर्मनी एग्री हो गया आर्मिस्टिक के लिए कि एंड करेंगे वेस्टर्न कंट्री के साथ जो भी मेरे दुश्मनी है उसको खत्म करेंगे। सुन लो, जंग को खत्म करने के लिए जो ट्रीटी साइन की थी उसका नाम था आर्मिस्टिक साइन। ठीक है, लेकिन जंग के बाद जो ट्रीटी हुई उसका ट्रीटी ऑफ वर्साइल। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आई, बहुत बार। और अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डेट पूछेगा। 28 जून 1990 जंग तो ये बोला कि अब हमको ट्रीटी पीस ट्रीटी करना है। अब हार गया क्योंकि उसका भी फोर्स तो फाइनल अटैक भी किया है ना, उसका फोर्स बहुत जर्मनी का मर गया। फिर उसके बाद इन्होंने भी काउंटर किया। तो अब इन लोगों ने बोला कि चलो भाई अब हम लोग लड़ाई नहीं करते, अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटी कर लेते हैं, है ना। वार को हम लोगों को खत्म करना है, तो दुश्मनी को खत्म करना है वेस्टर्न फ्रंट के साथ, है ना। तो उसको खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, आर्मिस्टिक साइन किया। लेकिन हार हार तो तुम्हारा अल्टीमेट देखोगी तो जर्मनी का ही हुआ था क्योंकि उनको ही बहुत नुकसान हुआ था। तो इसलिए ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ। ये ट्रीटी 28 जून 1919 में हुई ऑफिशियली। अब यही ट्रीटी के थ्रू वर्ल्ड वार ऑफिशियली खत्म हो गया। ट्रीटी ऑफ वर्साइल में फॉर्मली एंड द वार इम्पोज हरास पेनल्टी इन द जर्मनी। जर्मनी के ऊपर बहुत पेनल्टीज लगाई गई। रीड्राइंग द मैप ऑफ द यूरोप, यूरोप को फिर से बनाया गया। ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द ट्रीटी वाज दैट आफ्टर 20 ईयर ऑफ द कंक्लूजन। बोले ये ट्रीटी का कंक्लूजन 20 साल के बाद देखने को मिला क्योंकि जर्मनी इन्वेड फ्रांस, बेल्जियम एंड द सॉर्थन मैग्नोट लैंड। पूरा जर्मनी ने क्या किया था, पूरा हमला किया था इधर उधर, मतलब पूरा बहुत नुकसान किया था। ठीक है, तो जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में बोला गया कि इस ट्रीटी में किसका सबसे, मतलब सॉरी, इस वार में सबसे ज्यादा हाथ किसका था। तो तुम शुरू से बोल रहे कि देखो सबसे ज्यादा अगर फ्रंट में कोई है तो जर्मनी तुमको बोलेगा हर जगह। ठीक है, और यहाँ से ये ऑटोमन एम्पायर खत्म भी हो गया था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया था। मेरे बात सुन लो अच्छे से। अब जब इन्होंने देखा कि वार का मेन ये कौन है, वार किसकी वजह से हुआ था, मेन पर्सन कौन है जिसकी वजह से वार हुआ था, तो पता चला कि जर्मनी। नहीं, जर्मनी था मेन। ऑटोमन एम्पायर तो ऐसे ही कमजोर था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो रीजन यही था कि वो कमजोर हो गया था। वार मेन जर्मनी की वजह से हुआ था। इसीलिए जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ तो सबसे ज्यादा सजा किसी को मिला, तो जर्मनी को मिला। अब बहुत इंसल्ट किया गया, सभी लोगों को टेबल चेयर पे, जितने भी कंट्री के लोग आए थे तो टेबल चेयर दिया गया था, लेकिन जर्मनी को जमीन में बैठाया गया था क्योंकि मेन फर्स्ट वर्ल्ड वार का वजह वही था। देखो सबसे ज्यादा हमला भी वही कर रहा था। ऑटोमन एम्पायर तो हाँ वो लोग भी था, वो लोग तो खत्म हो गया था वहां से। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही ऑटोमन एम्पायर वगैरह लोग खत्म हो गया था, लेकिन जर्मनी तो था, है ना। जर्मनी था, वो बड़ा बड़ा अटैक कर रहा था, वो मेन रीजन बना फर्स्ट वर्ल्ड वार का। इसलिए सबसे ज्यादा पेनल्टीज उसी के ऊपर लगाया गया। लेकिन जो पेनल्टीज लगाई गई थी ना, उसका रिजल्ट तुमको 20 साल बाद देखने को मिला वर्ल्ड वार 2 में, जब हिटलर आया। हिटलर अपने लोगों को बोल के इसी तरह ये किया कि देखो हम लोग को फर्स्ट वार में बहुत इंसल्ट किया गया, हम लोग पे पेनल्टीज लगाई गई, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब हिटलर लोगों के दिल में क्या क्या नफरत, मतलब एक होता है ना हिट भर देना, यही वजह से जो पेनल्टी लगाई गई थी उनके ऊपर। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है कब साइन हुआ था, 28 जून 1919। ठीक है, अब आ जाओ। बाप रे बहुत टाइम, मैंने बीच में उधर ही होंगे ना। देखो इसका बहुत इम्प्लीकेशन है लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ा रही हूँ। इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार का, द वार, मतलब वार में क्या क्या, वार precipitated political upheaval and led to the collapse of the empire, notable the Australia-Hungary empire, Ottoman empire, Russian empire, German empire। ये सब जर्मन एम्पायर, रशियन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, ये सब क्या हुआ, कमजोर, वीक हो गई, क्लब्स हो गई। ओटोमन तो पूरा खत्म हो गई थी। ठीक है, रिवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल मूवमेंट सर्ज्ड such as the Bolshevik Revolution in Russia 1917 which lead to establishment of the Soviet Union and Russia withdrew from the war। और रशिया ने क्या किया था 2017 में ही इस वार से पीछे हट गया था कि मुझे वार को नहीं करना है।
ट्रीटी ऑफ वर्साइल जब हुआ तो इसका इमीडिएटली इफेक्ट देखने को मिला। ट्रीटी ऑफ वर्साइल फॉर्मली एंड ट्रीटी ऑफ वर्साइल ने ही क्या किया, वार को खत्म किया, है ना। और जर्मनी पे क्या इम्पोज किया कि इसने ही हर्ष किया। इससे क्या हुआ, जर्मनी के बहुत सारे टेरिटोरियल को छीन लिया गया, मिलिट्री रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगाई गई, हेवी रिप्राइशंस इसके ऊपर लगाया गया जर्मनी के ऊपर। द ट्रीटी जनरेटेड वाइड स्प्रेड resentment, particularly in Germany, contribution to the economic hardship and political instability that would eventually lead to World War II। बोला इनके ऊपर बहुत सारा इकोनॉमिकली पेनल्टीज भी लगाई गई थी। अब ये सब देखो क्या क्या लगाया गया इसके ऊपर, है ना। मिलिट्री रिस्ट्रक्शन लगा दिया गया, उनकी जमीन छीन ली गई जर्मनी। अब यही क्या हुआ, यही बोला ना, नफरत का बीज कब बोया गया था, वर्ल्ड वार 2 का बीज अगर बोला जाए तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में ही बो दिया गया था उनके तरफ से, ठीक है, जो कि तुम्हारा हिटलर के शकल में निकलता है, ठीक है। जर्मनी को बहुत बुरा लगा कि हम लोग को बहुत इंसल्ट किया गया, ऐसे वैसे। कौन कौन खत्म हुआ देख लो, ओटोमन इंपायर खत्म हो गया था, ऑस्ट्रेलिया हंगरी इंपायर खत्म हो गया था, रशियन इंपायर, रशियन इंपायर बोल रही हूँ, इंपायर किसको बोलते हैं, जो जहाँ पे राजा चल रहा, तो निकोलस जार खत्म हुआ था इसी टाइम, है ना। निकोलस जार चल रहा था ना वहां पे, उस टाइम राजा का सिस्टम था, है ना। लेनिन आया तो वहां से नया सिस्टम स्टार्ट हो गया, कम्युनिस्ट रसिया। ये पहले क्या था, तुम्हारा इंपायर वाला सिस्टम था, ठीक है। तो बोल रहा है कि इंपायर वाला सिस्टम कब खत्म हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ओटोमन इंपायर खत्म, ऑस्ट्रेलिया हंगरी इंपायर मतलब राजा वाला जो सिस्टम था वो सब। रशियन जो जार चला रहा था, जार 1 जार 2, है ना, जार 1 जार 2 ऐसे चला रहा था रशिया में, वो खत्म हो गया। जर्मन इंपायर डिसमेंटल ऑफ फ्लोइंग, दे आर डिफेटेड इन द वार, जर्मन इंपायर हार गया था जंग में, है ना। द एंड ऑफ द दिस इंपायर क्रिएटेड न्यू स्टेट, जब ये सब इंपायर खत्म हुई ना, तो नया नया स्टेट बना, बॉर्डर को फिर से बनाया गया, लीविंग मेनी फॉर्मल कॉलोनीज, बहुत सारे कॉलोनीज को छोड़ दिया गया, टेरिटोरी न्यू इलाका बनाया गया, है ना। ट्रीटी ऑफ वर्साइल में कुछ न्यू स्टेट बनाए गए, देखो चिकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, पोलैंड, ये सब कब बना था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल से बना था। मार्क शिफ्ट टुवर्ड द सेल्फ डिटर्मिनेशन स्पेशली इन यूरोप, इनको इंडिपेंडेंसी दे दी गई, है ना। विच इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कॉलोनियल डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस। बोला गया मतलब इन लोगों को, ये जो चिकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, पोलैंड, ये लोग क्या था, कॉलोनीज था, तो इन लोगों को इंडिपेंडेंसी देके इनडायरेक्टली नया नया स्टेट बनाया गया, ठीक है। मिडिल ईस्ट एंड ओटोमन एम्पायर वाज द डिसमेंटल आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, खत्म हो गया। And many former Ottoman territories were divided among European power under the Sykes-Picot Agreement। Picot Agreement 1916 में हुई। इस एग्रीमेंट के तहत क्या हुआ कि जो ओटोमन एम्पायर की जो टेरिटरी थी ना, उसको बांट दिया गया। यूरोप में जितनी सारी कंट्रीज है ना, वो अपने आपस में बांट ली थी ओटोमन एम्पायर की टेरिटोरीज को, ठीक है। ब्रिटिश एंड फ्रांस मैंडेट the Middle East, including the creation of the Iraq, Syria, Palestine, lead to a strong nationalist movement in the region। अरब sought greater autonomy of independence। बोले कि इस सब इलाकों को क्या कर दिया गया, फिर से क्रिएट किया गया, इराक, सीरिया, फलस्तीन, है ना। इजिप्ट नेशनलिस्ट पॉज फॉर द ग्रेटर ऑटोनोमी फ्रॉम ब्रिटेन एंड टर्की का मुस्तफा केमाल अतरुक जो है, नहीं, हाँ, अतरुक लीड द तुर्कीज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। बोला कि तुर्की का जो तुम्हारा मुस्तफा केमाल अतरुक था, इन्होंने ही स्टार्ट किया था तुर्की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि तुर्की में रिपब्लिक ऑफ तुर्की को स्टैब्लिश किया गया 1923 में। अगर तुमसे पूछे कि रिपब्लिक, देख लो वहां पे तो तुम्हारा ओटोमन एम्पायर चल रहा था ना, राजा वाला सिस्टम चल रहा था, है ना। मतलब वो मोनार्की सिस्टम चल रहा था कि राजा का बेटा बेटा ऐसे खानदान वाला सिस्टम। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो ओटोमन एम्पायर खत्म हो गई, क्योंकि ओटोमन एम्पायर का ही बच्चे बनते थे, है ना, उनके ही घर के लोग बनते थे, जो भी राजा वगैरह जो भी। अब तो वो खत्म हो गया। अब जब वो खत्म हुआ तो तुर्की को ग्रेट ऑटोनॉमी दे दी गई, है ना। इजिप्ट नेशनलिस्ट पॉज फॉर ग्रेट ऑटोनॉमी फ्रॉम ब्रिटेन दे दिया गया। और इटली में क्या किया गया, इटली को फिर से रिपब्लिक स्टैब्लिश किया गया, है ना। रिजल्ट क्या निकला,
द इस्टाब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ तुर्की, तुर्की को डेमोक्रेसी वहां पे लाया गया, और डेमोक्रेसी के तौर पर मतलब क्या बोला था, डेमोक्रेसी के तौर पर उसको स्टैब्लिश किया गया 1923 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि वहां तो पहले ओटोमन एम्पायर थे। अच्छा ये तुम्हारा खत्म हुआ, मैं एक बार पूछ लेती हूँ क्वेश्चन, मुझे बता दो, मुझे बताओ तुम लोग कि अ, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है वो कब स्टार्ट हुई थी? 1990 1990 1990 तो मुझे भी पता है, लेकिन उसका डेट बताना पड़ेगा ना। 28 जुलाई 1990 जून 28 जून है, मैं दिखा देती हाँ 28 जून 1990 हूँ, हाँ दिखा देती हूँ। हाँ मुझे बताओ 2018 में क्या क्या हुआ, नहीं 2018 में 2018 बोले 1918 में क्या क्या हुआ था? treaty of turning point Leto हाँ Litovsk देखो यहाँ पे दिखा देती हूँ, ब्रेस लिटोवास, इसके अकॉर्डिंग जंग जो है खत्म हो गया था, है ना? नहीं सॉरी, जंग नहीं खत्म होता, सॉरी सॉरी, रशिया ने साइन किया था पीस ट्रीटी, रशिया ने जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ ब्रेस लिटोवास के साथ, रशिया ने जर्मनी के साथ क्या किया था, पीस ट्रीटी साइन किया था, ठीक है। जर्मन स्प्रिंग ऑफेंसिव, जर्मन ने क्या किया, फाइनल अटैक किया था वेस्टर्न फ्रंट पे, फिर उन्होंने भी काउंटर अटैक किया, उसके बाद अब बोला कि हम लोग वार को खत्म करेंगे, जर्मनी एग्री हो गया कि हम लोग वार को खत्म करेंगे, किस ट्रीटी, किसको साइन करके, आर्टिक को साइन करके वार को खत्म कर दिया। लेकिन वार ऑफिशियली कब खत्म हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्साइल से, जो कि 28 जून 1919 में हुआ, ठीक है। एक बार से नहीं होगा, एक दो बार तुम रिविजन कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा था ना, मुझे पढ़ाना पड़ा, क्या करूं। अच्छा पहले तुम लोग मुझसे ये बात कर लो, कल कितने, एक न्यू रहेगा, कल भी मैं देखूंगी न्यू लाइन, ऐसे हर दिन न्यू लाना चाहिए। चलो आ जाओ समझ लो है गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में। गुजराल डॉक्ट्रिन जो ये 1926 की डॉक्ट्रिन है, इट वाज द फॉरेन पॉलिसी अप्रोच इंट्रोड्यूस आई के गुजराल, इसको आई के गुजराल ने स्टार्ट की थी, ठीक है। वाज द, ये कौन थे भाई, इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर थे ड्यूरिंग 1996 से 1997, जो है इन्होंने ये गुजराल डॉक्ट्रिन को लाया था, ठीक ना। मतलब यहाँ पे ये बात बोल रहा है कि आई के गुजराल जो है गुजराल डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस करते हैं 1996 से लेकर 1997 तक, और इस वक्त ये फॉरेन मिनिस्टर, ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होते हैं गुजराल, आई के गुजराल। आई के गुजराल जब ये लाए थे, इंद्र कुमार गुजराल जो है, ये क्या थे, एचडी देव गौड़ा की गवर्नमेंट जब थी तभी ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर थे, और तभी इन्होंने लाया था तुम्हारा, इन्होंने प्रपोज किया था 1996 में लाया था, लेकिन लाते लाते 1997 भी हो गया था। एक्चुअल में इसका डेट 1996 है, लेकिन होता है ना कि साइन वैन करते बात करते करते 1997 हो जाता है। तो एग्जाम में तो तुम्हारा 1996 को ही माना है, लेकिन किताब में अगर तुम पढ़ोगी तो 1996 1997 दोनों देगा, ठीक है। आई के गुजराल ने आर्टिकुलेट किया था कि दिस डॉक्ट्रिन विच इम्पैसेस इंडिया कमिटमेंट टू ग्लोबल नेबरिंग रिलेशन विद द इमीडिएटली नेबर, मतलब इस डॉक्ट्रिन के थ्रू इंडिया ने क्या बोला था कि हमको अपने नेबरिंग कंट्री के साथ अच्छा गुड रिलेशन रखना है, ठीक है ना। डॉक्ट्रिन जो बेस था ये 5 प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस था, कि ये 5 प्रिंसिपल को क्यों लाया गया था कि हमारी जो नेबरिंग कंट्री है ना, साउथ एशिया नेशन, साउथ एशिया जो रीजन है ना, उसके साथ हम लोग कोऑपरेटिव फ्रेंडशिप करेंगे, ठीक है ना, अच्छा फ्रेंडशिप गुड रिलेशनशिप रखेंगे। तो इन्होंने 5 प्रिंसिपल बताया था गुजराल डॉक्ट्रिन के लिए। पहला तो गुजराल डॉक्ट्रिन 1996 से 1997 तक आया था, किसने लाया था, आई के गुजराल। आई के गुजराल क्या थे, तो मिनिस्टर ऑफ यूनियन, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर थे, किसके गवर्नमेंट में, कौन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, तो एच डी देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। इन्होंने बोला कि विथ नेबरिंग, लाइक देखो यहाँ पे, यहाँ पर ही जब तुम गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, किस किस कंट्री का नाम लिए हैं, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ये सारा ही इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। बोला कि इन सारे नेबरिंग कंट्री के साथ इंडिया क्या करेगी, नॉट आस्क फॉर रेसिप्रोसिटी, याद करना एग्जाम में बहुत बार आया है, बोलते इंडिया अपने नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका के साथ रेसिप्रोसिटी नहीं रखेंगे, नहीं मुझे नहीं रहना है इनके साथ, रेसिप्रोसिटी के साथ नहीं रहना है। मैं बता रही हूँ इसके मतलब क्या, देखो नॉट रेसिप्रोसिटी, हमको अपने नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और श्रीलंका के साथ क्या कैसा रिलेशन रखना है, नॉट
रेसिप्रोसिटी। पहले प्रोसिटी का मतलब समझो क्या होता है, रेसिप्रोसिटी का मतलब समझो क्या होता है, उसके बाद में बताऊंगी। देखो, रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या है तुम्हारा, रेसिप्रोसिटी का मतलब है कि मान लो कि मैं तुमको 10 रुपया दे रही हूँ, तो बदले में तुम भी मुझे 10 रुपया दे रही हो, ठीक है। मैं बोलूंगी कि भाई मैं तुमको 10 दी, तो चलो रिटर्न में तुम भी मुझे 10 दो या 11 दो, है ना, रिटर्न में मैं उतना ले रही हूँ। तो यहाँ पे इंडिया बोल रहा है कि अगर मैं अपने नेपाल कंट्री, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ये हमारा क्या है, नेबरिंग कंट्री है, ये अगर हमारे कंट्री में ट्रेड करने के लिए आएंगे तो हम इसके ऊपर टैक्स को नहीं लगाएंगे, ठीक है। और अगर हम टैक्स नहीं लगा रहे तो हम ये नहीं बोलेंगे कि अगर हम नहीं लगा रहे तो आप भी ना लगाएं, ठीक है। अगर बोल देता तो रेसिप्रोसिटी होता, लेकिन बोला कि नहीं बोलूंगा, अगर उनको देना है तो दे, नहीं देना है तो मत दे, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा कि अगर मैं ही टैक्स नहीं ले रहा हूं तो आप भी ना लो, है ना। तो इस तरह से जब मैं अपने नेबरिंग कंट्री के साथ रिलेशन रखूंगा ना, तो इस तरह से गुड और ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा। इन्होंने बोला कि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका के साथ क्या करना है, नॉट रेसिप्रोसिटी रिलेशन रखना है। कि मान लो कि मैं उनको कुछ गिफ्ट दे रहा हूँ, ठीक है, किसी भी कंट्री को, नेपाल को मैंने कुछ गिफ्ट दिया, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बदले में आप भी मुझे गिफ्ट रिटर्न करो, नहीं बोलूंगा। अगर मैं बोलता तो रेसिप्रोसिटी हो जाता है ना, कि जितना मैं दे रहा हूँ उतना आपको भी देना होगा, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा ना, नहीं बोलूँ, मुझे कोई मतलब नहीं पड़ेगा कि वो दे या ना दे, मुझे उससे अच्छा रिलेशन रखना है, ट्रस्ट रखना है, तो इसलिए नॉट रेसिप्रोसिटी। समझ में आ रहा, बोलो कि हाँ या नहीं, ठीक है। नो साउथ एशिया कंट्री विल allow its territory be used against the interest and other country in the region। और जो मैं बता रही हूँ इसका मतलब क्या है, अच्छा वो इरेज नहीं होगा, इधर आ जाओ। मान लो कि वहां पे मैं नाम क्या ली, बांग्लादेश का, तो मान लो ये बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश जो है ना, यूएस सोचेगा, यूएस सोचेगा मुझे इंडिया से बदला लेना है, ये मुझे इंडिया को नुकसान पहुंचाना है, तो उसके लिए पहले मुझे अपना बांग्लादेश को दोस्त बनाना होगा, फिर हम लोग दोनों मिलकर इसको मजा सिखाएंगे। तो इंडिया बोला कि कोई भी साउथ एशिया नेशन ऐसा मत ना करो कि दूसरे कंट्री अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए तुमको यूज कर रहे हैं, तो तुम दूसरे कंट्री के अगेंस्ट ना जाओ, खास कर हम लोग को जो नेबरिंग उसके अगेंस्ट ना, साउथ एशिया कंट्री के अगेंस्ट बन जाओ। यूएसए साउथ एशिया में नहीं आएगा ना, वेस्टर्न कंट्री है, ये सोचेगा कि मैं अपने इंटरेस्ट पूरा करने के लिए चलो एक साउथ एशिया कंट्री को दोस्त बना लेता हूँ, और बनाने के लिए यहाँ पे जैसे यूएस क्या करता है, यूएस से मान लो कि यूएस को अगर नुकसान पहुंचाना हो, ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान से तो ऐसी लड़ाई चलता है, तो वो क्या सोचेगा कि मुझे इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए चलो पाकिस्तान को थोड़ा पैसा वैसा कर देता हूँ, तो इस तरह उसको नुकसान पहुंच जाएगा, इंडिया पे अटैक कर देगा, है ना। तो ये पूरा साउथ एशिया कंट्री को मना करे कि आप ऐसा ना करे, कोई भी साउथ एशिया कंट्री अपने टेरिटरी को मत यूज करने दे हम लोगों को, मतलब दूसरी कंट्री को नुकसान करने के लिए। मतलब यूएस सोचेगा कि मैं बांग्लादेश को यूज कर रहा हूँ और इसके थ्रू मैं इंडिया को नुकसान पहुंचाऊंगा, तो अब ऐसा करने ना दे। या कोई भी साउथ एशिया कंट्री, कोई भी साउथ एशिया कंट्री को बोला, साउथ एशिया में तो सब आएगा, पाकिस्तान, चाइना, है ना, तो कोई भी नहीं भाई, कोई भी यूज मत करने दो दूसरे को अपने इंटरेस्ट पूरा करने के लिए। लड़ना तो हम लोग आपस में मतलब बैठ के सोल्यूशन करेंगे प्रॉब्लम का, है ना, लेकिन लड़ेंगे नहीं। नॉन विल बी इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर अनदर, कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री के इंटरनल मामला में इंटरफेयर नहीं करेगी। जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं मस्ट रिस्पेक्ट ईच टेरिटोरी इंटीग्रिटी, सारे साउथ एशियन कंट्री एक दूसरे की सॉवरेनिटी टेरिटरी को क्या करेगी, रिस्पेक्ट देगी। द कंट्री विल सेटल ऑल देयर डिस्प्यूट थ्रू द पीसफुल बायलेटरल नेगोशिएशन। बोला कि मान लो कि साउथ एशिया कंट्री के बीच में लड़ाई हो जाती है, मान लो कि तुम्हारा बांग्लादेश या इंडिया, नेपाल या इंडिया के बीच में लड़ाई होती है ना, या फिर पाकिस्तान के बीच में, साउथ एशिया बोल रहा ना, यहाँ पे साउथ एशिया आ गया, जो भी, मान लो कोई भी साउथ एशिया कंट्री के साथ लड़ाई होती है, हम लोग वार नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बायलेटरल नेगोशिएशन, पीसफुल तरीके से डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसका एप्लीकेशन जो है कहाँ कहाँ देखने को मिला, इंडिया ने क्या किया, 1997 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बांग्लादेश को पानी देना था, ठीक है, लेकिन उस टाइम नहीं दिया गया। लेकिन गुजरात डॉक्ट्रिन के थ्रू इंडिया ने क्या किया, 1996 में गंगा का पानी बांग्लादेश को शेयर किया, ठीक है ना। तो अगर तुझे पूछेगा शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर विद बांग्लादेश कब हुआ, मतलब इंडिया ने बांग्लादेश को पानी कब शेयर किया, तो 1996 में, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एक गुजरात डॉक्ट्रिन के थ्रू फ्रीजिंग बॉर्डर डिस्प्यूट विद द पीआरसी, चाइना के साथ
चाइना के साथ हम लोग क्या किए, कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेजर साइन किए। कॉन्फिडेंट मेजर बिल्डिंग क्या होता है, बातचीत करना एक दूसरे के साथ, है ना, बायलेटरल रिलेशन करना इस तरह से 1986 में। इंक्रीज पीपल, पाकिस्तान के साथ हमने क्या किया, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट स्टार्ट कर दिया गुजाल डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग, है ना। कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेजर भी हम लोग पाकिस्तान के साथ स्टार्ट कर दिए। गुजराल डॉक्ट्रिन एज्यूम सिग्निफिकेंट वेन फॉरेन सिक्योरिटी लेवल टॉक बिटवीन पाकिस्तान जून 1987 में इंडिया और पाकिस्तान की जो फॉरेन सिक्योरिटी उनमें बात भी हुआ। दोनों कंट्री आइडेंटिफाई करती है 8 एरिया की हम लोग बात करेंगे, इन पे नेगोशिएशन करेंगे, है ना। इस तरह से तुम्हारा एप्लीकेशन होता है। जेन्युइन नैम कौन है, नैम किसने लाया था, खाली नैम किसने लाया था बताओ जल्दी से, इंडिया से, जवाहरलाल नेहरू, ये करा के दूसरा बना, ठीक है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ जेन्युइन नैम किसने दिया था, जनता पार्टी के लीडर मोरारजी देसाई 1987। जनता पार्टी बिलीव करती है कि इंक्लिनेशंस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी वर टुवर्ड द कम्युनिज्म। इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी वो कम्युनिज्म की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जनता पार्टी एम्फेसिस करते हैं कि इक्वल रिलेशनशिप विथ बोथ सुपर पावर, हम लोगों को दोनों सुपर पावर के साथ इक्वल रिलेशन रखना। इसमें जनता पार्टी ने बोला कि नैम रियल जो है वो नैम नहीं बल्कि जेन्युइन नैम वही होगा कि जब हम दोनों पार्टी के साथ क्या करेंगे, दोनों के साथ हम इक्वल, दोनों सुपर पावर के साथ हम क्या करेंगे, इक्वल रिलेशन बनाएंगे। जब दोनों सुपर पावर के साथ इक्वल रिलेशन बनाएंगे ना, तो वो नैम ना हो के जेन्युइन नैम हो जाएगा। चलाकी इसी में है कि क्यों ना हम दोनों सुपर पावर के साथ इक्वल रिलेशन बनाए, और जब इस तरह से मैं रिलेशन बनाऊंगा तो जेन्युइन नैम हो जाएगा। नैम 2.0, नैम 2.0 जो है इसको क्वाइन किसने किया था, सुनील खिलनानी ने, ठीक है। ये एक फॉरेन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी है। नॉन अलाइनमेंट 2.0 इज ए फॉरेन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ऑफ इंडिया 21st सेंचुरी का ऑथर कौन है, सुनील खिलनानी। इसका ये भी आ चुका है कि नैम 2.0 को क्वाइन किसने किया था, इसका बुक भी आया हुआ है, ठीक है। खिलनानी ने राजीव कुमार, बीपी मेहता, प्रकाश मेमोन, श्रीनाथ राघवन, श्याम श्याम शरण के साथ मिलकर ये डॉक्यूमेंट्स लिखा था, ठीक ना, क्वाइन उन्होंने ही किया था, ठीक है। बाकी ये वाला हो गया पंचामृत, क्वेश्चन कर लेते हैं ना, नेपाल का नहीं लो तो क्वेश्चन करेंगे। पंचामृत देखो, पंचामृत क्या है, इंडिया का 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज करने की। कैसे कैसे हम लोग को क्लाइमेट चेंज करना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब COP26 हो रहा था, COP26, ठीक है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल हो रहा था, 26 COP हो रहा था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज के अंदर, कहाँ पे हो रहा था, यूके के ग्लासगो में नवंबर 2021 हो रहा था। तब यहाँ पे नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हम लोग क्लाइमेट को चेंज करने के लिए जो प्लेज लेंगे, जो हम लोग स्टेप उठाएंगे, उसको हम पंचामृत। ये बोले कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक का, बोले नॉन फॉसिल फायर वाला हम लोग यूज करेंगे 2030 तक का। 5% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक का, हम लोग बोला कि हम लोग क्या करेंगे, 50% है ना एनर्जी हम लोग यूज करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से यूज करेंगे। कहाँ से, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के 50% यूज करेंगे 2030 तक का। रिन्यूएबल एनर्जी अच्छा होता है ना। गीगावाट 500 नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे 2030 तक का। बोला कि जो कार्बन इमिशन, जहां से कार्बन इमिशन होता है 1 मिलियन टन फ्रॉम, हम लोग कम कर देंगे कार्बन इमिशन, हम लोग 1 मिलियन टन कम कर देंगे 2030 तक का। द कार्बन इंटेंसिटी, जहां से उसका इंटेंसिटी बढ़ रहा है ना, तो 45% जो है ना कम कर देंगे 2030 तक का। और कौन वाले लेवल पे ले जाएंगे कम करके, 2005 का लेवल में ले जाएंगे। 2070 तक का पता नहीं कौन कौन आदमी जिंदा रहेगा 2070 तक का। 2070 तक का हम लोग क्या कर देंगे, नेट जीरो इमिशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जहां जहां से निकलता है ना वो जीरो कर देंगे 2070 तक का, ठीक है। पहले तो देखो नॉन फॉसिल फ्यूल के बारे में बोला 500, ऐसे याद करो, नॉन फॉसिल फ्यूल 500 गीगावाट से जुड़ा हुआ है, 50% तो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ है ना। उसके बाद कार्बन इमिशन 1 बिलियन से जुड़ा हुआ है, कार्बन इंटेंसिटी 45% से जुड़ा हुआ है, सारा ही 2030 है। खाली एक लेवल बोला गया है कि 2005 का लेवल तक ले जाएंगे, जैसे 2005 में जितना कार्बन इंटेंसिटी निकल रही थी वही का लेवल में ले जाएंगे। और 2070 में बोला कि बिल्कुल कार्बन इमिशन जो है ना नेट जीरो इमिशन कर देंगे, ठीक है।
नार्डिक काउंसिल जो है ये क्या है? नार्डिक काउंसिल इज द ऑफिशियल बॉडी फॉर ए फॉर्मल इंटर पार्लियामेंट्री नार्डिक कॉपरेशन। ये वेस्टर्न कंट्रीज का, याद रखना, ये बोला ना कि ये वेस्टर्न कंट्रीज जो जिसका जो पार्लियामेंट्री कंट्रीज है ना, जो पार्लियामेंट्री कंट्रीज है ना, जो पार्लियामेंट्री कंट्रीज है उसका एक ग्रुप है। इसको 1952 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है ना। इसका जो सेशन होता है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में होता है। बाकी यार से कुछ क्वेश्चन पूछिए, जल्दी जल्दी बता दो तो मैं पेपर वन स्टार्ट करूँ। मुझे बताओ कि नैम 2.0 किसने कॉइन किया था? नैम 2.0 सुनील कल्याणी। और जेन्युइन नैम किसने कॉइन किया था? जनता पार्टी से मुरारी। हाँ बिल्कुल, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ, मैं क्या पढ़ाया और देखो मैं भूल गई। एक तो ये पढ़ाया और क्या पढ़ाया? गुजरात डॉक्टरी। गुजरात डॉक्टरी का डेट बता दो। 1996। गुजरात डॉक्टरी रेसिप्रोकल है या नॉन रेसिप्रोकल? ठीक, चलो हो गया, पेपर वन स्टार्ट करती हूँ, ठीक है।